कभी सोचा है कि एक विशालकाय व्हेल और एक माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया में क्या कॉमन है? या एक ऊंचे देवदार के पेड़ और हमारे अंदर? ये सब एक ही बुनियादी डिजाइन पर बने हैं। हाँ, एक सूक्ष्म, अविश्वसनीय रूप से जटिल और हलचल से भरी दुनिया पर, जिसे हम कोशिका कहते हैं। और इसे दुनिया कहना कोई मजाक नहीं है, ये सचमुच एक पूरा शहर है। एक ऐसा शहर जिसकी अपनी सीमाएं हैं, खुद के पावर प्लांट्स हैं, अपनी फैक्ट्रियां और एक एडवांस्ड शिपिंग डिपार्टमेंट भी। हाँ, यहाँ तक कि एक बहुत कुशल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी। बिल्कुल। आज हम इसी शहर की गलियों में घूमने वाले हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो हमें कोशिका की संरचना और उसके कामकाज का एक तरह से नक्शा देती है। तो हमारा मिशन है इस नक्शे को पढ़ना और ये समझना कि जीवन की ये सबसे छोटी इकाई असल में इतनी बड़ी बड़ी चीजें कैसे कर लेती है। बिल्कुल। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन सा हिस्सा क्या करता है, बल्कि ये भी समझेंगे कि ये सब हिस्से मिलकर जीवन का ये अद्भुत ऑर्केस्ट्रा कैसे बजाते हैं। तो चलिए इस शहर के इतिहास से शुरू करते हैं। हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा कि इस अदृश्य शहर को पहली बार किसने देखा। मतलब ये आइडिया कि हम सब इन छोटी छोटी इकाइयों से बने हैं, आखिर आया कहाँ से? इसकी कहानी 1665 में रॉबर्ट हुक से शुरू होती है। उन्होंने अपने बनाए हुए एक साधारण माइक्रोस्कोप से कॉर्क की पतली सी परत देखी। कर्क मतलब जो पेड़ की छाल होती है। हाँ, उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली कमरे दिखे। उन्होंने इन्हें सेल्यूलाe नाम दिया, जिसका लैटिन में मतलब होता है छोटा कमरा। अच्छा, तो उन्होंने जो देखा वो असल में खाली कमरे थे, जीवित कोशिकाएं नहीं? बिल्कुल, वो सिर्फ मृत कोशिकाओं की दीवारें थीं। पहली बार किसी जीवित मतलब चलती फिरती कोशिका को देखने का क्रेडिट एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। ओके। उन्होंने तालाब के पानी की एक बूंद में बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को तैरते हुए देखा। सोचिए वो कितना बड़ा आहा मोमेंट रहा होगा। पहली बार इंसान ने एक पूरी सूक्ष्म दुनिया देखी थी। सही कहा। और फिर इन खोजों के आधार पर सेल थ्योरी बनी होगी। हाँ, लेकिन इसमें करीब 150 साल लग गए। 1838-39 में दो वैज्ञानिकों श्लाइडन और श्वान ने मिलकर ये थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि सभी पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने हैं और कोशिका ही जीवन की बुनियादी इकाई है। बिल्कुल, लेकिन उनकी थ्योरी में एक बहुत बड़ा सवाल अधूरा था। वो क्या? कि नई कोशिकाएं आती कहाँ से हैं? उस समय तक बहुत से लोग मानते थे कि जीवन अपने आप पैदा हो सकता है, जैसे कीचड़ से मेंढक या सड़ते मांस से मक्खियां। स्पॉन्टेनियस जनरेशन है ना, ये सुनने में आज अजीब लगता है। बिल्कुल, और इसी धारणा को 1855 में रुडोल्फ वर्चो ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उन्होंने एक लाइन कही जो बायोलॉजी के सबसे जरूरी सिद्धांतों में से एक है, ओमनिस सेल्युला ए सेल्युला। मतलब हर नई कोशिका पहले से मौजूद किसी कोशिका से ही बनती है। एग्जैक्टली, ये एक धमाका था। इसने साबित कर दिया कि जीवन से ही आता है, किसी निर्जीव चीज से नहीं। ठीक है, तो अब जब हम जानते हैं कि ये कोशिकाएं कहाँ से आती हैं, तो क्या ये सब एक ही डिजाइन की होती हैं? मतलब क्या बैक्टीरिया का शहर और इंसान का शहर एक जैसा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, वे बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। मोटे तौर पर जीवन के दो सबसे बुनियादी शहर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सही। चलिए इन सिटी प्लान्स को समझते हैं। प्रोकैरियोटिक शहर एक छोटे साधारण गांव जैसा है, बहुत एफिशिएंट, लेकिन बिना किसी तामझाम के। मतलब कोई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग नहीं, कोई असली न्यूक्लियस नहीं। हाँ, कोई असली न्यूक्लियस नहीं होता। शहर का सारा जरूरी डेटा यानी उनका डीएनए बस साइटोप्लाज्म में एक जगह इकट्ठा रहता है। कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री या पावर प्लांट जैसी मेम्ब्रेन वाली संरचनाएं भी नहीं होती। बैक्टीरिया इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और यूकैरियोटिक शहर, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो ज्यादा एडवांस्ड होगा। सारा डीएनए सुरक्षित रखा जाता है। और इस शहर में अलग अलग काम के लिए खास डिपार्टमेंट है। बिल्कुल, ऊर्जा के लिए पावर प्लांट्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया, सामान बनाने के लिए फैक्ट्री मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और भी बहुत कुछ। सभी पौधे, जानवर और हम इंसान इन्हीं जटिल कोशिकाओं से बने हैं। कमाल है। तो चलिए इसी आधुनिक महानगर यानी यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर का टूर करते हैं। शुरुआत शहर की सीमा यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से करते हैं। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन शहर की दीवार और उसके गेट्स की तरह है। ये कोशिका को बाहरी दुनिया से अलग करती है। इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे अच्छा मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक? इसका क्या मतलब है?
कल्पना कीजिए कि ये लिपिड्स का मतलब एक तरह के फैट का एक तेल जैसा समुद्र है और इस समुद्र में प्रोटीन के बड़े बड़े टुकड़े तैर रहे हैं, कुछ आइसबर्ग की तरह। ये संरचना सख्त नहीं है बल्कि लचीली और गतिशील है। अगर ये शहर की दीवार है तो इसका गेटकीपर कौन है? ये कैसे तय करता है कि किसे अंदर आने देना है और किसे नहीं? वो जो प्रोटीन के आइसबर्ग तैर रहे हैं उनमें से कई एक बहुत ही स्मार्ट गेटकीपर का काम करते हैं। वे खास मॉलिक्यूल्स को पहचानते हैं और सिर्फ उन्हीं को अंदर या बाहर जाने का रास्ता देते हैं। अच्छा, इसे ही सिलेक्टिव परमिएबिलिटी कहते हैं। हाँ, ये कोशिका के अंदर एक स्थिर माहौल बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, वरना शहर में कोई भी घुस आएगा और अराजकता फैल जाएगी। ठीक है, हम शहर में दाखिल हो गए हैं। अब शहर का इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ है? वो जगह जहाँ चीजें बनती हैं। उसके लिए हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या शॉर्ट में ER के पास जाना होगा। ये झिल्लियों का एक विशाल नेटवर्क है जो पूरे शहर में एक फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की तरह फैला हुआ है। और इस कॉम्प्लेक्स के भी 2 हिस्से हैं जिनके काम अलग-अलग हैं। सही, एक है रफ ER। इसकी दीवारों पर छोटी छोटी मशीनें जिन्हें राइबोसोम कहते हैं चिपकी होती हैं। राइबोसोम, ये तो शहर के वर्कर हुए। बिल्कुल, और इनका काम है प्रोटीन बनाना। तो रफ ER प्रोटीन बनाने वाली मुख्य फैक्ट्री है। और दूसरा हिस्सा? दूसरा है स्मूथ ER। इसकी दीवारें चिकनी होती हैं क्योंकि उन पर राइबोसोम नहीं होते। ये फैक्ट्री लिपिड और स्टेरॉयड जैसे फैटी पदार्थ बनाती है। साथ ही ये शहर का डिटॉक्स सेंटर भी है। डिटॉक्स सेंटर मतलब? ये हानिकारक केमिकल्स को बेअसर करती है। तो रफ ER की फैक्ट्री में प्रोटीन बन गया, लेकिन सिर्फ सामान बना लेना तो काफी नहीं है, उसे सही जगह पे पहुंचाना भी तो होगा। बिल्कुल, और यहीं पर एंट्री होती है कोशिका के पोस्ट ऑफिस या कह सकते हैं शिपिंग डिपार्टमेंट की। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ER के फैक्ट्री से बना कच्चा माल यानी प्रोटीन यहाँ आता है। और पोस्ट ऑफिस क्या करता है? यहाँ 3 काम होते हैं। पहला, क्वालिटी चेक और मॉडिफिकेशन। प्रोटीन्स में छोटे मोटे बदलाव किए जाते हैं ताकि वे अपना काम सही से कर सकें। दूसरा, पैकेजिंग। हाँ, इन तैयार प्रोटीन्स को छोटी छोटी थैलियों यानी वेसिकल्स में पैक किया जाता है। और तीसरा, शिपिंग। हर पैकेज पर एक एड्रेस लेबल लगाया जाता है और उसे या तो कोशिका के अंदर उसकी सही जगह पर या कोशिका के बाहर भेज दिया जाता है। इसके बिना कोशिका का पूरा लॉजिस्टिक्स ठप हो जाएगा। जाहिर है। वाह, ये तो सच में एक एडवांस सिस्टम है। अच्छा, हर शहर में कूड़ा भी होता है, तो कोशिका का वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कौन है? वो काम लाइसोसोम करते हैं। ये छोटी छोटी थैलियां हैं जिन्हें शहर का रिसाइकलिंग और डिस्पोजल दस्ता कह सकते हैं। इनके अंदर बहुत शक्तिशाली डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं। तो ये टूटे फूटे पुराने हिस्सों, बाहरी बैक्टीरिया या वायरस सबको पचाकर खत्म कर देते हैं। बिल्कुल होता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। देखिए, अगर कोशिका बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए या कैंसर जैसी किसी बीमारी से संक्रमित हो जाए तो ये लाइसोसोम खुद फटकर पूरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का बलिदान है ताकि बाकी स्वस्थ कोशिकाओं को बचाया जा सके। हाँ, तो ये एक खामी नहीं बल्कि एक सुरक्षा तंत्र है। ये बहुत ही नियंत्रित प्रक्रिया है, गलती से नहीं होती। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना कोई शहर नहीं चल सकता, बिजली। कोशिका का पावर हाउस कहाँ है? शहर का पावर ग्रिड है माइटोकॉन्ड्रिया। ये वो जगह है जहां भोजन से ऊर्जा निकालकर उसे ATP नाम के एनर्जी सिक्कों में बदला जाता है। कोशिका के सारे काम इन्हीं ATP सिक्कों से होते हैं। और इसकी बनावट भी खास है ना? हाँ, ये दोहरी झिल्ली वाला है और अंदर की झिल्ली में बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। ये फोल्ड्स ऊर्जा बनाने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया देते हैं। यहाँ कुछ और भी खास है। मैंने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया अर्धस्वायत्त या सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। इसका क्या मतलब है? यहीं पर कहानी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली हो जाती है। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का DNA और अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं जो बैक्टीरिया जैसे होते हैं। एक मिनट, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर एक और कोशिका जैसा है, उसके पास अपना खुद का DNA? हाँ, वो कोशिका के न्यूक्लियस से आदेश लिए बिना अपने कुछ प्रोटीन खुद बना सकते हैं और अपनी संख्या भी बढ़ा सकते हैं। तो असली बॉस कौन है, न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया? ये सवाल वैज्ञानिकों को दशकों से आकर्षित करता रहा है। इसका जवाब एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में छुपा है। अच्छा, माना जाता है कि अरबों साल पहले माइटोकॉन्ड्रिया एक आजाद बैक्टीरिया था
जिसे हमारी किसी पूर्वज कोशिका ने निगल लिया। लेकिन उसे पचाने के बजाय दोनों एक पार्टनरशिप में रहने लगे। कमाल है। बैक्टीरिया को रहने के लिए सुरक्षित घर मिला और कोशिका को ऊर्जा बनाने वाला एक पावर प्लांट। बिल्कुल। तो ये एक बाहरी नागरिक था जो अब घर का सबसे जरूरी सदस्य बन गया है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब हमारी जटिल जिंदगी की शुरुआत एक लड़ाई से नहीं बल्कि एक पार्टनरशिप से हुई। क्या पौधों की कोशिकाओं में भी ऐसा ही कोई खास पावर सेंटर होता है? पौधों के पास एक डबल एनर्जी सिस्टम है। उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही, साथ में एक और अद्भुत पावर प्लांट है, क्लोरोप्लास्ट। शहर का सोलर पावर प्लांट। सही। ये सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके भोजन बनाता है। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और क्या क्लोरोप्लास्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक बाहरी मेहमान था? बिल्कुल। क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम है। माना जाता है कि ये भी कभी एक आजाद फोटोसिंथेसिस करने वाला बैक्टीरिया था जिसे एक यूकैरियोटिक कोशिका ने अपना लिया। प्रकृति में सहयोग का एक और बेहतरीन उदाहरण। हाँ, ये तो है। ठीक है, तो हमारे शहर में इमारतें हैं, फैक्ट्री हैं, पावर प्लांट है, लेकिन इन सबको अपनी जगह पर कौन रखता है? शहर का ढांचा, उसकी सड़कें और पुल कौन बनाता है? ये काम कोशिका कंकाल यानी साइटोस्केलेटन का है। ये प्रोटीन के धागों और ट्यूब्स का एक जटिल नेटवर्क है जो पूरे शहर में फैला है। ये सिर्फ कोशिका को आकार और मजबूती ही नहीं देता, बल्कि ये शहर का हाईवे सिस्टम भी है। हाँ, कोशिकांग इसी नेटवर्क पर चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसके बिना सारे कोशिकांग एक सूप में तैरती सब्जियों की तरह होते। हमने लगभग पूरे शहर का दौरा कर लिया है, लेकिन अब चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण जगह, सिटी हॉल या कंट्रोल रूम पर, न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, वो कोशिका का असली कंट्रोल सेंटर है। ये भी दोहरी झिल्ली से घिरा है, जिसमें छोटे छोटे गेट्स यानी न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। और इन्हीं गेट से संदेश, मतलब आरएनए और जरूरी प्रोटीन अंदर बाहर आते जाते हैं। सही कहा। और इस कंट्रोल रूम के अंदर क्या है? इसके अंदर है शहर का सबसे कीमती खजाना, शहर का पूरा ब्लूप्रिंट यानी डीएनए। ये डीएनए क्रोमैटिन नाम के एक उलझे हुए धागे के रूप में रहता है। और वो न्यूक्लियोलस? हाँ, न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटी घनी जगह होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये राइबोसोम बनाने वाली फैक्ट्री है, वही वर्कर्स जो प्रोटीन बनाते हैं। तो न्यूक्लियस ना सिर्फ शहर के नियमों की किताब रखता है, बल्कि उन नियमों को लागू करने वाले वर्कर्स को बनाने की फैक्ट्री भी चलाता है। बिल्कुल। ये सोचना ही हैरान करता है कि एक इंसानी कोशिका में करीब 2 मीटर लंबा डीएनए इतनी छोटी सी जगह में कैसे पैक हो जाता है। ये तो ऐसा है जैसे 40 किलोमीटर लंबे धागे को एक टेनिस बॉल में फिट कर देना। ये पैकेजिंग इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। डीएनए का नेगेटिवली चार्ज धागा हिस्टोन नाम के पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन के एक समूह के चारों ओर कसकर लिपट जाता है, जैसे धागा चरखी पर लिपटता है। बिल्कुल। फिर ये संरचना और ज्यादा कसकर पैक होती है, फिर और ज्यादा, जब तक कि ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर न बन जाए जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। और इसी क्रोमोसोम में हमारे सारे जेनेटिक गुण छिपे होते हैं। हाँ, हर क्रोमोसोम डीएनए की एक बहुत लंबी किताब है और इस किताब में लिखे अक्षर ही तय करते हैं कि कोशिका क्या करेगी, कैसे व्यवहार करेगी और अंततः हम कैसे दिखेंगे और हमारा शरीर कैसे काम करेगा। और सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर इनके अलग अलग आकार भी होते हैं। सही है, जैसे मेटासेंट्रिक या एक्रोसेंट्रिक, लेकिन उनका मूल काम एक ही है, जेनेटिक जानकारी को सुरक्षित रखना और कोशिका विभाजन के समय उसे सही सही अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। तो हमने एक पूरे शहर की यात्रा कर ली है, उसकी सीमाओं से लेके उसके पावर ग्रिड तक और आखिर में उसके कंट्रोल रूम तक। है इन सभी कोशिकांगों के बीच एक अविश्वसनीय तालमेल है। फैक्ट्री को पता है कि पावर प्लांट से ऊर्जा मिल रही है और लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट को पता है कि फैक्ट्री से आने वाले माल को कहाँ भेजना है। और ये सब न्यूक्लियस में लिखे ब्लूप्रिंट के हिसाब से हो रहा है। ये हमें वापस रुडोल्फ विर्चो की उस बात पे ले आता है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। जीवन बस चलता रहता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक। सही कहा। हर कोशिका अपने आप में जीवन की एक पूरी कहानी है और यही कहानियों मिलकर हम जैसे जटिल जीवों का निर्माण करती हैं। और जाते जाते एक विचार के साथ छोड़ते हैं। हमने बात की कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जो हमारी कोशिकाओं के सबसे जरूरी हिस्से हैं, शायद कभी भारी जीव थे। ये हमें सिखाता है कि विकास हमेशा सबसे योग्य के जीवित रहने की क्रूर लड़ाई नहीं है। कभी कभी विकास सहयोग करने, पार्टनरशिप बनाने और एक दूसरे को अपनाकर एक ज्यादा जटिल और बेहतर भविष्य बनाने का नाम भी है।
शायद इसमें हमारे लिए भी कोई सबक छिपा है। सोचने वाली बात है।